एक वक्त था जब बिहार का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्राइम, माइग्रेशन एंड स्ट्रगल की छवि आती थी, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। 2024 के बिहार बिजनेस कनेक्ट में बिहार को 1.8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, जबकि ये नंबर 2023 में सिर्फ 50,000 करोड़ था। एंड मैंने लास्ट ईयर भी बिहार बिजनेस कनेक्ट पर वीडियो बनाई थी एंड उस टाइम काफ़ी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स आए थे, लेकिन एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने रेज की थी कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, इससे क्या होगा। तो उन लोगों को मेरा आंसर है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। एंड अगर आप चलना ही स्टार्ट नहीं करोगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। एंड इस साल 1.8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1.8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, जिसमें मेजर चंक रिन्यूएबल एनर्जी, जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग में आया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बिहार में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं एंड इसको एक इमर्जिंग मार्केट की तरह कंसीडर किया जा रहा है। एंड उसी के साथ देखेंगे कि कौन सी बड़ी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भेजे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। एंड इसकी बात मैं पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इसी सेक्टर में आए हैं। एंड ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे काफ़ी बड़े बड़े रीज़न हैं। तो अगर हम बिहार को देखें तो बिहार एक एनर्जी डेफिसिट स्टेट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम। एंड यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम है। सो आने वाले टाइम में जो बिजनेसेस हैं उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है एंड ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिहार में इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है इसकी क्लाइमेट एंड पोजीशन की वजह से। अगर आप क्लाइमेट को देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकलती है, इसका मतलब है कि सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। उसी के साथ यहाँ पर गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी सारे आ सकते हैं। तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट सपोर्टिव पॉलिसीज। तो बिहार गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आजकल काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज को भी लेकर आ रही है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें ग्रीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसीलिए इस सेक्टर में 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। एंड अगर हम इसमें कंपनीज की बात करें तो सन पेट्रोकेमिकल्स, जिसने 36,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जिसमें पंप, हाइड्रो एंड सोलर प्लांट्स इंक्लूडेड होंगे। दूसरे नंबर पे है एनटीपीसी ग्रीन, जिन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। तीसरे नंबर पे है एसजेवीएन, जो कि है सतलुज जल विद्युत निगम, जिन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजा है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। एंड फिर आता है एनएचपीसी, जिन्होंने 5,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजा है फॉर सेटिंग अप 1,000 करोड़ मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। सुनने में ये जो प्रपोजल है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसी के साथ कुछ चैलेंजेस का भी हमें सामना करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हमने बिहार में कई बार देखा है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं लेकिन वो अपनी टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाते। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ये भी एक चैलेंज की तरह उभरेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो है जनरल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 55,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। एंड इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के पीछे भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बिहार एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि जूट, शुगर केन और बाकी के जो एग्रो बेस्ड रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सप्लाई चेन को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल ऑलरेडी मिल जाता है उन्हें। दूसरा है लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी। यहाँ पर जो लेबर है वो काफ़ी कम रेट में मिल जाता है एंड इसी लेबर को स्किल बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो जो लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी। वहीं अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर अडानी ग्रुप ने 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजा है फॉर एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कैपेसिटी एंड ऑल्सो इन द वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। दूसरा है श्री सीमेंट्स, जहाँ पर 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए। फिर यहाँ पर एमएसएमई प्रपोजल्स भी आए हैं 3,000 करोड़ की, जहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है एंड इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। फिर यहाँ पर टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज भी 1,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर टेक्सटाइल और लेदर गुड का हब बनाया जा सके। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर गैप्स नहीं है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम होने के बाद भी एक बड़ा गैप नजर आता है, जैसे कि रोड्स,
इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड जो वाटर सप्लाई है वो अभी भी इनकंसिस्टेंट है। एंड ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके इनिशियल फेज के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जहां पर लगभग 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। ये जो है वो बिहार की एग्रीकल्चर सरप्लस एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। बिहार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए भी एक एक्सपोर्ट का बड़ा जरिया बन सकती है। बिहार गवर्नमेंट ने भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए काफी सारी पॉलिसीज एंड सब्सिडीज को प्रोवाइड किया है। अगर हम इसमें बड़ी कंपनीज की बात करें तो SLMG ब्रेवरेजेस कोका कोला 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड 800 करोड़, MSME फूड प्रोसेसिंग यूनिट से 1000 करोड़ एंड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट से 500 करोड़ के प्रपोजल्स इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। बट फिर भी कोई भी चीज बिना चैलेंजेस के कैसे पूरी हो सकती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स चैलेंज है उसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज है जो इन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो जो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन और जो फूड की क्वालिटी है उसके मैच करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ लोकल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक चैलेंज की तरह साबित हो सकती है। इसके बाद भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनके आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देख सकते हैं, लेकिन मैं दो और इंडस्ट्रीज़ की बात करूंगी, जिसमें पहली है IT, क्योंकि इन जनरल इंडिया में IT को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं। अगर हम यहाँ पर IT की बात करें तो जो प्रपोजल्स हैं वो 1606 करोड़ के ही आए हैं, जो कि बहुत कम है। एंड इसके पीछे भी कुछ प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है परसेप्शन प्रॉब्लम। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग स्टेट है ये, तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में अभी भी वही छवि बनी हो एंड इसी की वजह से वो स्केप्टिकल होंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अब तक कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये वो 2000 का टाइम नहीं है जब सिटीज़ तेज़ी से ग्रो कर रही थी। अगर हम बेंगलोर हैदराबाद को हटा भी दें तो बहुत सारी टियर 2 सिटीज़ भी हैं जिनमें अब IT डेवलप होने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। फिर एक और चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अभी भी हमें उतना ज़्यादा अच्छा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने नहीं मिला है जिसकी ज़रूरत होती है। एंड IT के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब लोग वहाँ पर रहते हैं ना तो वो लोग स्विच करते हैं और दूसरी कंपनीज में जाते हैं। तो अगर वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो आपको स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी महसूस होगी। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट को IT में ही ग्रो करना है। अगर कोई स्टेट अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म में हमें इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेगा। नाउ एक और चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ जो है टेक्सटाइल सेक्टर। एंड इसमें एक चीज़ कहूँगी कि हमने देखा है कि बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने लिए ऑल्टरनेटिव देख रही होगी। तो बिहार को यहाँ पे चाहिए कि अपना टेक्सटाइल सेक्टर को भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, जिससे कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करे। एंड ये एक बहुत अच्छा जो एक एरिया है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अभी जो नंबर्स देखने मिल रहे हैं उससे उतना हाई होप्स देखने नहीं मिल रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। नाउ टू टॉक अबाउट वन क्वेश्चन कि क्या जो ये 1.8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं ये नए बिहार की एक शुरुआत है? तो आंसर जो है वो इसका येस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी तो हमें डेफिनेटली एक चेंज देखने मिलेगा। एंड एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी, नेगेटिव न्यूज़ भी सुनने मिलती हैं। तो अगर लोग भी इस तरफ ध्यान देंगे कि उनको कैसे इम्प्रूव करना है अपनी सिटीज़ को, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। खैर चैलेंजेस ज़रूरी हैं एंड उसी के संग जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ फोकस रखना भी ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है। बाय, टेक केयर।